एक तो होता है फार्म हाउस, एक होता है फार्म लैंड, दोनों अलग अलग है क्या? दोनों अलग हैं, बट फार्म लैंड के ऊपर जो घर बनता है वो फार्म हाउस है। आप खुद भी ये बोल रहे हो कि जैसे वीकेंड होम्स है, बट साथ साथ में वेल्थ बिल्डिंग एसेट भी है, तो कहाँ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए आदमी को? इसलिए मैंने कहा कि इट डिपेंड्स क्लाइंट टू क्लाइंट। इसलिए हम बोलते हैं क्लाइंट को कि आप पहले हमको समझाइए कि आपको इस इन्वेस्टमेंट से क्या चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने स्टॉक्स में लगा रखा है, यू कैन एंजॉय दोस फंड्स ना, बट यहाँ पे यू कैन ऑल्सो एंजॉय दैट कम्युनिटी। सबसे कॉमन सवाल क्या आता है, क्या पूछते हैं अल्ट्रा एच एन आई लोग आपसे जब एक फार्म लैंड खरीदते हैं? फार्मलैंड्स में कोई फेमस बिल्डर नहीं है, कोई भी नहीं? कोई भी नहीं है आपका। ना तो प्रेस्टीज है, ना तो डीएलएफ है, ना तो गोदरेज है, कोई भी नहीं है। क्यों नहीं आए ये लोग? उनका क्या है, स्कैम तो बहुत होते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, सबसे बड़ा स्कैम आपने कौन सा सुना है? तो देयर इज अ वेरी बिग डेवलपर इन बैंगलोर। उन्होंने बहुत सारे मॉल्स खड़े किए हैं, बहुत सारे अपार्टमेंट्स खड़े किए हैं, और जब उनका निकला तो मुझे लगा कि हाँ भाई ये काफ़ी बुरा निकला। रवीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। जब भी कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर आती है मैं बहुत खुश होता हूँ, और क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सिस्टम है पूरा। और देखो, दो बातें हैं, कहीं ना कहीं लड़कियां खुद भी चाहती है कि हम काम ना करें, और कहीं ना कहीं चाहती भी हम काम करें। चाहने वाली बहुत ज़्यादा हैं, बट मेल डोमिनेटिंग सिस्टम होने की वजह से वो सोचती कि चलो ठीक है ना यार, मेल काम कर रहा है। और आप तो एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे तो अगर चलो इंस्टाग्राम की रील उठा के देखें तो 1,000 मेल होंगे तो शायद एक फीमेल होगी। तो रवीना जी, थोड़ा सा आपका माइंडसेट समझने की कोशिश करेंगे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कहाँ से आता है, आप बिजनेस में एंटर क्यों किए, ठीक है, और आप फ्यूचर में क्या चाहते हैं। और शायद इस पॉडकास्ट से लाखों वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकती है। मैंने एक पॉडकास्ट किया था, उन्होंने बोला मुझे वुमेन एंटरप्रेन्योर रखना ही नहीं है, सिर्फ एंटरप्रेन्योर एब्सोल्युटली होना चाहिए, वुमेन नाम नहीं होना चाहिए। बट देखो, सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि मेल है, फीमेल है, और फीमेल थोड़ा कम काम करती है, मेल थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं, तो थोड़ा ये बायसनेस को तोड़ते हैं आज जी। और आपके माइंडसेट से समझने की कोशिश करते हैं कि फैंटास्टिक। आप बिजनेस में क्यों आए। यहीं से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आई वुड से कि हमारी फैमिली में सब लोग टीचर्स थे। तो वो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। तो सबको लगा कि मैं भी टीचर ही बनूंगी एक टाइम पे, और बचपन से मैं टीचर बनने की चाह भी रखती थी। तो नो हाउ किड्स प्ले, बट जैसे जैसे बड़ी हुई आई थिंक मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बिजनेस की तरफ हो गया था। डैड ने पहचाना था। आई वुड ऑलवेज से कि एक स्ट्रॉन्ग वुमन के पीछे एक आदमी का हाथ है, एक स्ट्रॉन्ग आदमी का हाथ है। एंड आई डोंट बिलीव इन के मेल फीमेल ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेल एक्चुअली फीमेल को सपोर्ट करता है और फीमेल मेल को सपोर्ट करते हैं। तो इट्स अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट। ऐसे बड़ी हुई हूँ, और जो भी चाहा डैड ने हमेशा सपोर्ट किया। तो जब मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में घुसी तो सब लोग बोल रहे थे कि यार ये तो मतलब आदमियों का काम है, आपको भागना पड़ेगा, क्लाइंट से मिलना पड़ेगा। बट डैड ने कभी ऐसा नहीं कहा। तो डैड ने बोला नहीं, आप जाओ, आप करो इसमें, आप करोगे कुछ अच्छा काम इसमें। पर रियल एस्टेट ही क्यों चुना? उसके पहले भी कुछ बिजनेसेस किए थे आपने? बिल्कुल नहीं। फर्स्ट रियल एस्टेट बिल्कुल एंटर करते ही सक्सेस? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओवरनाइट सक्सेस अलग दिखता है, बट बहुत मेहनत लगती है। वुमेन क्यों नहीं आती और आप क्यों आए? जी। और अपन को देख के हाँ कोई लड़की चाहे कि यार मेरे को बिजनेस करना है, सारा माइंडसेट तोड़ के, तो वो पर्सपेक्टिव ही लेने की कोशिश करूंगा मैं। जी। सो आई मीन ऐसा कब लाइक आई सेड, जब मैं बचपन से डैड ने जैसे बड़ा किया है मुझे, कभी ऐसे भेदभाव नहीं किया कि लड़का अलग हो लड़की अलग हो। तो कभी लगा नहीं मुझे कि हाँ ये मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है तो मैं नहीं घुस सकती। वो माइंडसेट ही नहीं था। और आई वाज ऑलवेज सराउंडेड बाय बॉयज, मतलब कजिन्स या फ्रेंड्स या जो भी है, टॉम बॉय की तरह ही हूँ मैं आज भी, है ना। तो मुझे लगता है कि वो कहीं पे इट्स प्लेड अ गुड रोल। और वहाँ पे लोगों को लगता है कि यस आई कैन बी सीरियस। मैं जो काम कर रही हूँ, मैं जो एडवाइस दे रही हूँ, दे आर एबल टू टेक दैट प्योरली एक्सपीरियंस की वजह से। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आप करते क्या हो? तो हम क्या करते हैं, बेसिकली कंसल्टेशंस करते हैं, हम सेल्स करते हैं और हम डेवलपमेंट भी करते हैं। वहाँ पे तीनों को एक एक समझाऊंगा। ठीक है। तो बेसिकली हम रेजिडेंशियल कमर्शियल को नहीं छूते। हम मेनली फार्म हाउसेज और हॉलिडे होम्स को ही छूते हैं, एंड वो भी लग्जरी सेगमेंट में, राइट। तो इन फार्म हाउसेज एंड हॉलिडे होम्स आज का मार्केट बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है। तो उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, उसमें एक प्रोसीजर और एसओपी कैसे लाया जाए, राइट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फार्म लैंड, फार्म लैंड्स में। एक तो होता है फार्म हाउस, बिल्कुल एक होता है फार्म लैंड, बिल्कुल दोनों अलग अलग है क्या? दोनों अलग हैं, बट फार्म लैंड के ऊपर जो घर बनता है वो फार्म हाउस है। तो उसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस में मतलब जो पेपर्स जी। लीगल होते हैं उसमें कुछ अलग चीज होती है कि मैं तो यहाँ पे खाना ही उगाऊंगा, उसको कमर्शलाइज करूंगा, या मैं यहाँ रहूंगा, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है।
बट लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जो आपका रेजिडेंशियल लैंड पार्सल है वो पहले एग्रीकल्चर ही होता है, उसके बाद डेवलपर्स उसको कन्वर्ट करते हैं, तो आप वन स्टेप पहले खरीद रहे हो उस लैंड को, बस उतना ही है। प्राइस में बहुत सारा डिफरेंस है। और दूसरी चीज, आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप एग्री लैंड खरीद रहे हो तो आपको एग्रीकल्चर ही करना है, आप वहाँ पे रह भी सकते हो, आप उसको रेंट आउट भी कर सकते हो थ्रू अ फार्म स्टे लाइसेंस। बट शायद गवर्नमेंट तो बोलती है लीगल नहीं है, इलीगल है, नहीं कि आपने कोई फार्म लिया है, मतलब फार्म लैंड लिया है, उस पर आपको सामान होगा, मतलब कुछ ना कुछ वेजिटेबल या कुछ उगाना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो फार्म लैंड्स हम उठाते हैं वो बेसिकली नल एंड वॉइड फार्म लैंड्स होते हैं जहाँ पे कुछ उग नहीं रहा होता है। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं फार्म लैंड्स के। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक 30-40 साइट ले लेते हो रेजिडेंशियल का साइट, आप पूरा घर बना सकते हो, बट फार्म लैंड में एक रिस्ट्रिक्शन होता है, आप 10% से ज्यादा नहीं कर सकते। तो 90% ऑफ द स्पेस जो होता है वो आपका वैसे भी फार्मिंग ही होता है। और जो पर्पस कोई खरीदता है इससे, पर्पस ये होता है कि वो वहाँ पे अपना सब्जी उगाए, फ्लावर बनाए, फ्लावरिंग गार्डन्स बनाए वहाँ पे। सो दैट इज द होल एस्पेक्ट कि दे कनेक्ट बैक टू नेचर, एंड दैट इज व्हाट आई रियली एंजॉयड। कि जब बैंगलोर में कहाँ खरीद रहे हैं सबसे ज्यादा लोग लैंड, फार्म लैंड? एक्चुअली सबसे ज्यादा आई वुड से साउथ बैंगलोर में खरीद रहे हैं, टुवर्ड्स मैसूर रोड, कनकपुरा रोड, वहाँ पे ज्यादा सेल्स हो रहे हैं। और ऑफ कोर्स नॉर्थ बैंगलोर तो बूम कर ही रहा है अभी तो नॉर्थ बैंगलोर में यलहंका की तरफ हो गया, दोड्डबल्लापुर साइड हो गया, चिकबल्लापुर हो गया। क्या डिफरेंस है, मतलब नॉर्थ साइड में कोई खरीदता है, साउथ साइड में कोई खरीदता है, सिर्फ ये क्या है, एक इंडिविजुअल आदमी की रिक्वायरमेंट पे ही डिपेंड करता है? 100%। वो क्या चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से, वो उस पर डिपेंड करता है। तो क्या इसका भी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं लोग? 100% चाहते हैं। वो तो फार्म लैंड खरीदे ना, तो खुशी चाहते हैं। अरे हम सब चीज में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, बट इसमें ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है एक्चुअली। कैसे मिलेगा? समझो अगर आपने आज लैंड खरीदा 400-500 रुपए की स्क्वायर फीट के हिसाब से, राइट, जैसे डेवलपमेंट होते जा रहा है वहाँ पे आपका लैंड प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते जा रहा है। सपोज अगर आप उसको रेजिडेंशियल कन्वर्ट कर लेते हो, जो आपके पास लिबर्टी है करने के लिए, वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स एक्स प्राइस हो गया आपका। सेम लैंड जो 400 रुपए में आपने खरीदा, आज वो आप 2000 रुपए में बेच रहे हो, राइट। एक वो वाला अप्रिसिएशन हो जाता है। ऊपर से जहाँ पे आप लैंड खरीद रहे हो वो आज तो सिटी नहीं है, बट हमारी सिटी तो एक्सपैंड हो रही है, राइट, तो कल सिटी के अंदर आने वाली है, तो अगेन यू हैव एन अप्रिसिएशन। और तीसरी चीज, व्हेन समवन बिल्ड्स अ फार्म हाउस, दे रेंट इट आउट। कोई इंस्पिरेशन थी क्या आपकी, मतलब ये मेरे को रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जाना है, या मतलब एंट्री कैसे हुई अंदर? मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रही थी राइट आउट ऑफ कॉलेज, एंड मुझे लगा मैं सेल्स में जाना चाहती हूँ, सेल्स या पीआर मार्केटिंग ऐसे कुछ करना चाहती हूँ। तो वहाँ पे जब मैं गई, इट वाज सपोज टू बी फॉर अ रिजॉर्ट बेस्ड सेल्स, और उन्होंने कहा कि नहीं, आप किसी और प्रोडक्ट के लिए आए हो आज यहाँ पे। और वो प्रोडक्ट जब मुझे दिखाई दिया, इट वाज अ ब्यूटीफुल लग्जरी हाउस इन वायनाड, और मुझे लगा यार दिस इज सच अ गुड अपॉर्चुनिटी, व्हाई नॉट टेक इट अप। मुझे लगा 6 महीने करती हूँ, उसके बाद देखा जाएगा, कुछ और कर लेती हूँ, बट इट्स बीन 10 years एंड आई एम स्टिल इन दैट सेम इंडस्ट्री। आपने कंपनी का नाम रखा व्हाइट पपीज, क्यों, कोई यूनिकनेस है इस नाम में? मुझे नहीं चाहिए था कि वो कंपनी बहुत कॉमन सा लगे, एक तो वो है। जो हम 2 पार्टनर्स हैं, हम दोनों के पास व्हाइट पपीज थे, तो वही कॉमन थीम था, एंड वी लव एनिमल्स। तो हमें लगा कि उनके जो एस्पेक्ट्स होते हैं एनिमल्स के, जो लॉयल्टी होती है, फ्रेंडशिप होती है, वो हम कंपनी के अंदर भी लाएं। सो विद आवर ऑल क्लाइंट्स वी आर वेरी ऑनेस्ट, वी आर वेरी लॉयल, वी गाइड देम द राइट वे। हमने बहुत से क्लाइंट्स को ना भी कहा है, जो यूजुअली आप रियल एस्टेट में नहीं सुनते हो। तो आई थिंक दोज एस्पेक्ट्स वी टुक एंड वी नेम्ड देम आफ्टर तो आप। आप सिर्फ पहले तो लैंड प्रोवाइड करते हो, जी सिर्फ लैंड, जी, राइट? हम विलास भी प्रोवाइड करते हैं, वो कम्युनिटी, गेटेड गेटेड कम्युनिटीज। जी जी जी। बेस्ट विला कहाँ मिलेगा बैंगलोर में, अगर कोई जानना चाहे और पॉडकास्ट देख रहा है? नॉर्थ बैंगलोर, कोई करोड़पति तो देख ही रहा होगा पक्का। 100% नॉर्थ बैंगलोर, 100% नॉर्थ बैंगलोर। जैसे गुड़गांव में जाते हैं तो वहाँ पे फ्लैट का एक आपको पता होगा, कमिलियास करके एक आई थिंक गुड़गांव की एक सोसाइटी है, 100 करोड़ का फ्लैट है वहाँ पे। वाओ। हम वहाँ पे रिसेंटली विजिट किए अभी। या बैंगलोर में सबसे एक्सपेंसिव फ्लैट या फिर सबसे एक्सपेंसिव विला कहाँ पर और कितने करोड़ का है? प्रेस्टीज का होगा या फिर आपका किंगफिशर टावर्स होगा, बट मतलब गोवा में बहुत सारे बहुत महंगे घर हैं, अबाउट 70-80 सीआर के बहुत ब्यूटीफुल मैंशंस हैं, बीच फ्रंट मैंशंस हैं, रिवर फ्रंट मैंशंस हैं। बट बैंगलोर के अंदर आई थिंक मेरी इंडस्ट्री में 8-9 करोड़ का एक बहुत अच्छा विला मिलेगा आपको नॉर्थ बैंगलोर में, 1 acre ऑफ लैंड पार्सल, ब्यूटीफुल थीम्ड एस्टेट। एक बात थोड़ी अलग कर दे, मतलब जिनके पास बहुत पैसा हो गया तो वो स्टिल काम तो करते ही हैं, फिर भी वो फार्म लैंड लेते हैं, क्या वहाँ पे जाके रेस्ट भी करते हैं क्या? 100% करते हैं ना, क्योंकि उनका टाइम उन्होंने सही तरीके से
बांटा हुआ है, हाँ। तो सैटरडे संडे को उनको टाइम मिल जाता है, तो वो सैटरडे संडेज वहाँ पे जाते हैं। बट ऐसा या- हो जाता है कि जिसके पास पैसा वो होता है उसके पास टाइम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आई थिंक वो मतलब आप कम्प्लीटली रॉन्ग। चेक कर रहे हैं नहीं नहीं, थोड़ा सा। कम्प्लीटली आई थिंक इट्स अ बिग मिथ, बिकॉज मैंने जिन जिनको भी देखा है वहाँ पे वो 3-3 महीने भी रह चुके हैं, एंड आजकल का हाइब्रिड वर्क कल्चर भी हो गया है, तो पीपल वहाँ रह के भी काम करते हैं वहाँ पर से। तो अच्छा रवीना जी बताओ कि एक एम्प्लॉय ज़्यादा लेता है ये मतलब जो बड़े टॉप लेवल के एम्प्लॉय जो सीईओ सीएक्सओस वो ज़्यादा फार्म रेंट लेते हैं, बिजनेस ओनर्स फार्म रेंट ज़्यादा लेते हैं? आई वुड से डेफिनेटली टॉप लेवल एम्प्लॉयज ज़्यादा फार्म लैंड्स लेते हैं। बिजनेसमैन नहीं लेते, कम लेते बहुत कम, बहुत कम, उनके पास ऑलरेडी होता है। हैं। हाँ। अच्छा आप तो सिर्फ एचएनआई को जी कैटर करते हो, जी, तो इन्वेस्टमेंट के लिए उनको लेना चाहिए फार्म लैंड राइट। या फिर सुकून के लिए लेना चाहिए? आई वुड से दोनों के लिए, बट प्राइमरली सुकून के लिए, बिकॉज हर एक चीज़ आरओआई की तरह से नहीं देखी जा सकती। दो उसमें बहुत अच्छी आरओआई मिलती है लोगों को, बट आई वुड से कि जो फार्म लैंड का जो थीम है और जहाँ जहाँ पे हमारे फार्म लैंड्स हैं, बिकॉज हमारे सिर्फ बैंगलोर के आउटस्कर्ट्स पे भी नहीं है, हमारे कूर्ग में है, सकलेशपुर में, चिकमंगलुर में है, गोवा में है, ऊटी में है, हर जगह फार्म लैंड्स हैं। तो हमारी कम्युनिटी के हिसाब से जो विजन है कम्युनिटी का, आई वुड से वो हर एक कम्युनिटी में नेचर इन्वॉल्वमेंट होता है, और ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड फॉर एग्जाम्पल, ग्रोइंग द राइट काइंड ऑफ फूड फॉर एग्जाम्पल, वो होता है। तो इट्स वेरी मच नेसेसरी कि आप उस एंगल से भी देखो जब आप खरीद रहे हो फार्म लैंड्स। बट आप खुद भी ये बोल रहे हो कि जैसे वीकेंड होम्स है बट साथ साथ में वेल्थ बिल्डिंग एसेट भी है, तो कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए आदमी को? इसलिए मैंने कहा कि इट डिपेंड्स क्लाइंट टू क्लाइंट, इसलिए हम बोलते हैं क्लाइंट को कि आप पहले हमको समझाइए कि आपको इस इन्वेस्टमेंट से क्या चाहिए। बट जो वेल्थ क्रिएशन भी है, द ब्यूटी ऑफ दिस इंडस्ट्री इज कि ये दो फोल्ड इंडस्ट्री है। एक तो ये आपका वेल्थ बढ़ा ही रहा है, और दूसरा इट्स ऑल्सो गिविंग यू दैट फैक्टर ऑफ एंजॉयमेंट, कि आप इसको एंजॉय भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने स्टॉक्स में लगा रखा है, यू कैन एंजॉय दोज फंड्स ना, स्टॉक में सिर्फ बढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे यू कैन ऑल्सो एंजॉय दैट कम्युनिटी, यू कैन एंजॉय द स्पेस। सबसे कॉमन सवाल क्या आता है जब भी कोई आपसे बहुत एचएनआई कुछ खरीदते होंगे तो फार्मलैंड खरीदते हो तो कॉमन आप सवाल देखते होंगे कि बिल्कुल ये तो कॉमन है, बिल्कुल। सबसे कॉमन सवाल क्या आता है, क्या पूछते हैं अल्ट्रा एचएनआई लोग आपसे जब एक फार्मलैंड खरीदते हैं? सी फार्मलैंड्स में कोई फेमस बिल्डर नहीं है, राइट? कोई भी नहीं? कोई भी नहीं है आपका, ना तो प्रेस्टीज है, ना तो डीएलएफ है, ना तो गोदरेज है, कोई भी नहीं है। क्यों नहीं आए ये लोग? उनका क्या है, मास प्रोडक्शन होता है, राइट? 1 एकड़ की लैंड पे 200-300 अपार्टमेंट्स बनते हैं। यहाँ पे 1 एकड़ की लैंड पे सिर्फ आपको 4 प्लॉट्स मिलेंगे। वो डिफरेंस हो जाता है उनका, और माइंडसेट भी बहुत अलग है। जब लोग फार्मलैंड्स खरीद रहे हैं वर्सेस प्राइमरी होम्स खरीद रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है माइंडसेट का। तो यहाँ पे कोई फेमस डेवलपर नहीं है, तो सब लोग एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ हाउ इज़ इट दैट आई एम सेफगार्डेड? हाउ इज़ माई मनी सिक्योर? तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है एज अ रियल्टर, कि हम लोगों को वो दिलाते हैं कि आप भरोसा करो हम पे और इन पे, और हम कम्युनिटी को आगे एक विजन पे जो है वो लेके आएंगे। तो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज डेफिनेटली जो हम फेस करते हैं। स्कैम तो बहुत होते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, सबसे बड़ा स्कैम आपने कौन सा सुना है जो आपको शॉक कर दे? तो देर इज अ वेरी बिग डेवलपर इन बैंगलोर, एक्चुअली वी नो देम पर्सनली ऑल्सो, और उन्होंने बहुत सारे मॉल्स खड़े किए हैं, बहुत सारे अपार्टमेंट्स खड़े किए हैं, और जब उनका निकला तो मुझे लगा कि हाँ भाई ये काफी बुरा निकला। मतलब पैसे बनाने की होड़ में अपन कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा, मतलब रियल एस्टेट इंडस्ट्री मैंने देखा, आपको 10 साल हुए हैं, क्या लर्निंग है रियल एस्टेट इंडस्ट्री की आपकी सबसे बड़ी? आई थिंक सबसे बड़ी लर्निंग इज कि हर कोई, जब आई मीन पैसा जितना भी हो, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, राइट, आप कितना सोचते हो उस इन्वेस्टमेंट के बारे में। शायद वो आपका 10% ही नेटवर्थ का पैसा लगा होगा उसमें, बट वो इतना सोचते हैं उसके बारे में, एंड वो राइट इन्वेस्टमेंट जब निकलता है, राइट, तो वो बंदा कितना खुश होता है, और वो आपकी तरफ एक डिफरेंट लाइट में देखता है कि आपने मुझे हेल्प किया इस चीज़ में। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में यू हैव अ लॉट ऑफ बोगस पीपल, राइट, मतलब कोई भी आपको कुछ भी बेच देगा, राइट? ऐसा है अभी भी बहुत है, आज? बहुत है, मतलब आज भी बहुत है, राइट? हम इंसान क्या हैं, हम इमोशनल हैं, राइट? और कोई भी हमारे इमोशंस पे टैप करता है तो हम बिलीव करने लग जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सब चीज़ मालूम है। तो कोई भी अपार्टमेंट या कोई भी प्रोजेक्ट जो अच्छा नहीं कर रहा हो, कहीं बाहर गाँव से दे कॉल दीस पीपल, उनको सेल कर देते हैं, बट उनको पता नहीं होता कि एक्चुअली वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो आज भी ऐसा है। सो दैट इज़ वन थिंग, जब हम अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं कि हम ये नहीं करेंगे। हम कोई भी प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड नहीं करते विदाउट चेकिंग द लीगल डॉक्यूमेंट्स।
तो हर एक प्रोजेक्ट जो आपने हमारे पेज पे देखा है, लीगल बैकग्राउंड चेक्स हम खुद करते हैं। उनके फंड्स कहाँ से आए, कैसे आए, फाउंडर्स कौन है, उनकी लेगेसी क्या है, सब कुछ हम चेक करते हैं एंड ओनली देन हम ऑनबोर्ड करते हैं प्रोजेक्ट्स को। एम्प्लॉय मतलब जो ले रहा है उसकी बात कर रहे हो, जो बेच रहा है उसकी बात कर रहे बेच रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ। हो? तो ये तो सब फार्मर्स होंगे ज्यादातर जो बेच रहे होंगे। बिल्कुल नहीं, 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 नहीं। तो देयर इज़ अ पर्सन जिसके पास ये लैंड होता है या जिसने ये लैंड खरीदा है। तो वो For a फार्मर से ही खरीदा होगा। यस, ज्यादातर तो फार्मर ही बिल्कुल। लैंड है सारे, बिल्कुल, फार्मर से खरीदे उन्होंने, तो बिल्कुल। किसी मीडिएटर ने खरीदे हैं। बिल्कुल, फिर वो आप उनसे बात कर रहे हो कि बिल्कुल कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम फार्मर्स के साथ डील नहीं करते, हम एक इंडिविजुअल या एक कंपनी के साथ ही डील करते हैं। जो कंपनी बहुत सारी कंपनीज़ हैं आज जो फार्मलैंड्स में घुसी हैं, तो उन कंपनीज़ के साथ या उन इंडिविजुअल्स के साथ जिनके पास ये लैंड बहुत सालों से है, हम उनके साथ डील करते हैं। सो देयर इज़ ऑलवेज़ अ डेवलपर हू इज़ बैकिंग द प्रोजेक्ट। 10 साल में आपके साथ कोई स्कैम नहीं हुआ? हुआ तो होगा एक तो। मेरे या बच गए होंगे? नहीं, बच गए। बिल्कुल मैं बच गई हूँ। आई वुड से स्कैम जानना है कि क्या हो सकता है, मतलब क्या, मतलब किस तरह की डीलिंग हो रही थी आपके साथ? इट्स वन ऑफ द हिल स्टेशंस जहाँ पे हम गए थे हाँ। एंड वहाँ पे द गाय वाज शोइंग अस वेरी डिफरेंट पेपर्स, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लकीली बिकॉज मैं लीगल में भी हूँ थोड़ा सा, आई अंडरस्टैंड द लीगल पेपर वर्क, वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन कन्नड़ा में था। अच्छा। तो द गाय हु वाज पुटिंग द डिपॉजिट डाउन, उसको लगा कि हाँ मेरा लॉयर देख लेगा, मैं एडवांस दे देता हूँ ये सभी। बट कुछ चीज़ें होती हैं पेपर्स में जो आपको देखनी पड़ती हैं। लकीली वी हैपेंड टू सी दोज पेपर्स एंड देन वी डिडंट गो फॉरवर्ड विद इट, विद द डील, बट इट वाज क्वाइट अ वेरी आई मीन इट वाज अ बिग अमाउंट दैट वी वर इन्वेस्टिंग। तो हाँ, तो ऐसे एक बार स्कैम हुआ है पर उससे ज़्यादा नहीं, मतलब तो बस ये बताओ कि अपन को बहुत लोगों को बचाना भी है। तो जो मान लो कि अगर प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, बिल्कुल, लैंड खरीद रहा हूँ, बिल्कुल। तो मुझे कौन सा मेन डॉक्यूमेंट तो देखना ही बिल्कुल। देखना है फार्म लैंड के अंदर। से आपको सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो देखनी है वो आरटीसी होती है। और ये क्या होती है, थोड़ा सा दिस इज बेसिकली अ खाता, राइट? तो हम खाता बोलते हैं उसको, एग्रीकल्चर फार्मलैंड्स में आरटीसी बोलते हैं। ठीक। इट्स बेसिकली राइट्स टू टेनेंसी एंड क्रॉप्स। तो एक तो वो देखनी होती है, आपको फैमिली ट्री देखना होता है और आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है मदर डीड देखना होता है। मतलब वो कहाँ से किस किस के पास ऑन हो के आपके पास आया है। एटलीस्ट 70 to 80 ईयर्स प्रीवियस हिस्ट्री तो आपके पास होनी ही चाहिए। 70-80 साल की। बिल्कुल, तब जाके आप बोल सकते हो कि हाँ भाई ये लैंड पूरा क्लियर है, राइट? गवर्नमेंट बोलता है 50 इयर्स तक, 40 इयर्स तक ठीक है, बट वी गो 2-3 स्टेप्स एक्स्ट्रा। तो हम 70 इयर्स, 80 इयर्स तक के पेपर्स निकाल के हम फिर बोलते हैं कि हाँ ये लैंड पार्सल सही है। तो अब मुझे बताओ मैडम कि किसी मदर की प्रॉपर्टी थी, बड़ी लैंड थी अच्छी, और उसके 2 सन थे। एक सन ने बोल दिया कि यार मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो संत बनने जा रहा हूँ। और ऐसा होता होगा कि वो संत बिल्कुल। बनने चले गए कि मेरे को कुछ नहीं करना। दूसरे बेटे के पास प्रॉपर्टी है और उनका कहीं नाम वाम कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मदर की डेथ हो गई। अब वो 15, 20, 25, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए उस प्रॉपर्टी के, वो बंदा एक ही के पास बिल्कुल। राइट है कि, और मदर की भी डेथ हो गई। बिल्कुल। अब इस केस में अगर किसी बंदे ने, एक्स बंदे ने वो जमीन खरीदी, तो क्या वो जो संत बेटा था, हाँ, वो वापस आके क्लेम कर सकता है कि इस प्रॉपर्टी में तो मेरा भी हिस्सा है? 100% कर सकता है, 100% कर सकता है। तो इसीलिए हम फैमिली ट्री निकालते हैं और फैमिली ट्री में हर एक बंदे का नाम होता है और वो बंदा कहाँ पे है, क्या कर रहा है। अगर किसी ने ऐसा बोला फॉर एग्जांपल कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ही हैज टू गिव अप हिज राइट्स, है ना? तो एक डॉक्यूमेंट होनी चाहिए कि वो बंदा बोल रहा है कि आप मेरे जीपीए हो या आप, मैंने ये लैंड आपको सेल करा है, या ऐसा कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डेफिनेटली होना चाहिए, ताकि जब भी अगर उसका मन कभी बदला और वो आके आपसे पूछता है कि ये मेरा लैंड पार्सल है, आपके पास वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। क्या ऐसा कभी हुआ है कि मतलब वो बंदे ने राइटिंग में तो दे दिया पर बोल दिया हो कि यार मुझसे फोर्सफुली लिखा दिया गया है कि ये? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। नहीं, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। बट हाँ, एक और चीज़ दैट यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ इज़ ग्रांट लैंड्स, एसटी लैंड्स, जो आपको एक्चुअली पता नहीं होते जब आप खरीद रहे हो। शायद आपके लीगल वेरिफिकेशन के टाइम तब आपको पता चलती है। तो दीज़ आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ, क्योंकि लोग नहीं बताते आपको इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, एक केस और मान लेते हैं कि आपसे हमने डॉक्यूमेंट ले लिए, जी। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट ले लिए, कि आपने भी सामने से वेरीफाई करा दिया। जी। अब मैं भी मेरे लॉयर के पास गया और उसने बताया कि हाँ ठीक है, अभिषेक जी ओके, ऑल डन, प्रॉपर्टी सेट है। तो क्या कोई लॉयर से भी मिस्टेक हो सकती है कि ये प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट रह गया हो? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा है, बिकॉज़ लॉयर्स जो होते हैं वो काफ़ी अपने काम को लेके वेरी स्ट्रिक्ट होते हैं। इनफैक्ट लॉयर्स ऐसे होते हैं कि हमको 20-25 और डॉक्यूमेंट्स निकलवा के देते हैं उनको। सो वी हैव दैट काइंड ऑफ थिंग हैपनिंग, बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि लॉयर ने कुछ गलती कर दी हो। बैंगलोर में तो शायद ये रियल एस्टेट फ्रॉड कम हो रहे होंगे, आई गेस सो। काफ़ी कम है बैंगलोर में एज़ कम्पेयर टू एनी अदर प्लेस, डेफिनिटली, बिकॉज़ यहाँ पे वी हैव यू नो अ लॉट ऑफ, आई वुड से, अवेयरनेस
व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर्टीज में क्या हो रहा है, रियल एस्टेट में क्या हो रहा है, बहुत ऑप्शंस है लोगों को, सो वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, राइट? तो वी मेक द राइट चॉइसेस, आई फील। अच्छा, आपकी लर्निंग की बात करते हैं एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर, आपने बिजनेस से क्या सीखा है और क्या आप लोगों को बताना चाहते हो एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर, जो लड़कियां बिजनेस में नहीं आ पा रही है, या आपने सीखा है कि अगर आते हो तो क्या फायदे और क्या नुकसान है? आई थिंक सबसे बड़ा नुकसान है कि आपके पास कोई सोशल लाइफ नहीं होती है, स्पेशली एज अ कंप्लीट सिंगल हैंडेड वुमन एंटरप्रेन्योर, राइट? बट सबसे बड़ी लर्निंग आई वुड से इज पेशेंस, राइट? जब आप स्टार्ट करते हो, जब आप ग्रो कर रहे हो, तो जो पेशेंस रिक्वायरमेंट होती है आपकी, दैट इज द बिगेस्ट थिंग, वो जो आपको टेस्ट करती है, राइट? आई थिंक वो सबसे बड़ी चीज मैंने सीखी है, तो आई एम वेरी पेशेंट नाउ। पहले आई वाज नेवर पेशेंट, बट अभी मतलब क्लाइंट से डील करते समय कि अच्छा पेमेंट आएगा, चीजें होगी, धीरे धीरे होगी। बिल्कुल, और नहीं भी हुई तो भी, मतलब यू कांट टेक इट टू योर हार्ट। होता है कभी कभी, नहीं होता है कभी कभी, कभी होने होने को होता है और नहीं होता है, तो इवन दैट हैपेंस, राइट? तो बहुत सारी चीजें होती हैं, स्पेशली रियल एस्टेट में। मतलब सबको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं, आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ करना है, बस उतना ही है। जो होना है वो हो गई, तो यू डोंट हैव टू। तो आप स्पिरिचुअल हो ज़्यादा। आई एम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल, यस, यस। तो ये सब जर्नी कैसे मिक्सअप कैसे हुई आपके साथ? स्पिरिचुअल जर्नी, बिजनेस आना, फैमिली की लेगेसी लेके आए हो, अभी अब खुद से बिल्डअप हुई है ये खुद से बिल्डअप हुई है, स्पेशली जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो खुद से बिल्डअप हुई है। माय पेरेंट्स आर वेरी रिलीजियस, आई एम टू एन एक्सटेंट रिलीजियस, बट मैं ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में ही बिलीव करती हूँ, यूनिवर्सल लॉज एंड एनर्जीज, फॉर एग्जांपल, आई बिलीव इन ऑल ऑफ दैट। सो या, आई हैव बिल्ट दिस माय वे। जो कहते हैं ना, कभी कभी जब डायमंड को निकलने के लिए यू एक्चुअली हैव टू गो थ्रू दैट स्ट्रगल, सो आई थिंक दैट इज फॉर्म्ड मी, एंड इट्स स्टिल फॉर्मिंग मी in a very big way. वाओ! तो आप कंप्लीटली लग्जरी फार्मलैंड में ही डील कर रहे हो। Yes, तो इसकी कम्युनिटी बनी हुई है क्या? ऐसे कुछ कम्युनिटी बिल्डिंग होती है इसमें? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली बहुत अच्छी कम्युनिटी बिल्डिंग होती है, बिकॉज़ बहुत सारे अलग-अलग लोग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल कुर्ग, राइट? वहाँ पे बैंगलोरियंस ही नहीं जाते। आपको आई एम सो शॉक्ड टू सी समथिंग लाइक दिस, कि एक्चुअली दिल्ली वाले बहुत खरीद रहे हैं, गुड़गाँव से बहुत खरीद रहे हैं, गुजरात से बहुत खरीद रहे हैं, बंगाल से खरीद रहे हैं। बैंगलोर के शायद सिर्फ 20-25% ही होगा। तो ऐसे कम्युनिटीज़ में जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं, राइट? तो एक तो कम्युनिटी बिल्डिंग होनी है। अच्छा, आपके साथ डील करने में मतलब जैसे मान लो कि अब आप पे ट्रस्ट क्यों करें? पप्पीज़ पे ट्रस्ट क्यों करें? एक तो आपकी 10 साल की हिस्ट्री निकाले कि भाई मैडम ने क्या-क्या किया है, कैसे-कैसे किया है। तो चलो आपकी बात ही नहीं, बट कभी भी एक रियल एस्टेट में जब कोई बंदा किसी बंदे से मिलता है, कंसल्टेंट होता है, तो उस पे बिलीव करने के क्या-क्या पॉइंटर्स होने चाहिए? या भाई बंदे ने ये किया तो मैं इसमें ओके डन है। फिर कुछ गड़बड़ हो गई तो ठीक है, चलो मैंने तो सारे हाँ। पॉइंट नोट। आई डोंट थिंक वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि वो कम्युनिटी कैसे बिल्डअप हो रही है, कौन है उसके पीछे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब आई वुड ऑलवेज से कि 90% आपका लीगल डॉक्यूमेंट वर्क करता है, 10% आप किनके साथ डील कर रहे हो वो वर्क होता है, राइट? तो हम क्या करते हैं, जो सबसे डिफरेंशिएट करता है, कि हम कभी भी, अगर फॉर एग्जाम्पल सोच रहे हो कि आप इंटरेस्टेड हो, राइट, बिफोर यू बाई द प्रॉपर्टी, मैं आपसे एक टोकन एडवांस लूंगी which is refundable, और मैं आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स दूंगी, एंड आई विल गिव यू द फुल असिस्टेंस इन योर लीगल पेपर वर्क। ओनली जब आप फुली श्योर हो कि हाँ ये प्रॉपर्टी क्लियर है, ओनली देन वी मूव फॉरवर्ड, राइट? उससे पहले वी डोंट मूव फॉरवर्ड। अपार्ट फ्रॉम द लीगल डॉक्यूमेंट, आई ऑल्सो गिव यू द होल बैक वर्क दैट वी हैव डन व्हेन वी आर ऑनबोर्डिंग द प्रॉपर्टी, फ्रॉम देयर फंडिंग एंड एवरीथिंग, राइट? सो वो पूरा डॉक्यूमेंट्स भी आपको हम लेके आके देते हैं, कि आप अभी अपना पूरा रिसर्च करिए, आप किनके साथ डील कर रहे हैं, आप कहाँ पे लैंड खरीद रहे हैं, पोटेंशियल ऑफ द एरिया क्या है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, जो एक पूरा ये बनता है, दैट्स व्हेन पीपल बाय एंड पीपल गेट मोर इंटरेस्टेड। बट ऐसा भी बोला जाता है मैम कि जैसे मतलब आपको पहले टोकन अमाउंट नहीं देंगे, पहले आप मेरे को डॉक्यूमेंट दे दो, मैं वेरीफाई करा लेता हूँ, फिर बाद में आपको पेमेंट करूँगा। तो आप क्या प्रेफर करते हो? हम ऐसे प्रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग आते हैं हमसे, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, बट हम इतने सारे लोगों को डॉक्यूमेंट सर्कुलर नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज डेफिनेटली अ वेरी कॉन्फिडेंशियल थिंग। तो वी ऑलवेज टेक अ स्मॉल टोकन एडवांस, जितना भी होता है, एंड दैट इज ऑल्सो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, कि कौन इंटरेस्टेड है और कौन नहीं इंटरेस्टेड है, राइट? अगर सच में कोई इंटरेस्टेड है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट्स अ रिफंडेबल अमाउंट, राइट? इट्स 100% रिफंडेबल, नो डिडक्शंस। तो वी डेफिनेटली वुड प्रिफर दैट रूट। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को आज आप कोई एक फार्मलैंड के बारे में बताओ कि एज ए असेट कैसे बनाया जा सकता है, या फिर कोई नई चीज़ आप
चीज सिखा सकते हो, जी तो प्लीज वो बताइए। सी आई वुड ऑलवेज टेल पीपल कि आप ऐसी जगह पे फार्मलैंड्स ढूंढिए जहाँ पे अभी ट्रैक्शन हो रहा है, नॉट अ फार्म प्लेस विच इज ऑलरेडी ग्रोइंग, राइट, और ग्रोन फॉर एग्जाम्पल, राइट, लाइक अ गोवा फॉर एन एग्जाम्पल, वहाँ पे ग्रोथ हो चुकी है। आप वहाँ पे एंट्री प्राइस पॉइंट्स आपके 6-7 करोड़ हैं, राइट, वहाँ पे आप जाके कोई ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। तो आप ऐसी ग्रोइंग जगह पे जाओ जहाँ पे अभी धीरे धीरे करके ट्रैक्शन आ रहे हैं, प्राइस पॉइंट्स बहुत लो होते हैं। एंड क्या होता है कि इन डेस्टिनेशंस में, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू नेचर, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू कमर्शियलाइज और स्पॉइल द नेचर। तो जब वो रिस्ट्रिक्शंस आएंगे एंड यू वुड हैव हैड द बेनिफिट ऑफ नॉट हैविंग दोस रिस्ट्रिक्शंस, आपकी जो प्रॉपर्टी होती है उस वक्त आपकी प्रॉपर्टी 4 times 5 times हो जाती है। सो दैट इज समथिंग आई वुड टेल पीपल टू लुक एट। कैसे पता करें मतलब ट्रैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? You have to contact me for that. No, but people have research on their fingertips today, तो आप कर सकते हो, but we are here for that ना। यही सवाल मैंने एक बार एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से पूछा था, तो मतलब ऐसे ही कि कैसे ढूंढेगा अच्छा, तो बोले कि अच्छा गुरु ढूंढने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छा कंसल्टेंट ढूंढने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एस्ट्रोलॉजी ढूंढने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो तो आपको जब तक नहीं मिल जाता तब तक आपको करना ही पड़ेगा कि कब मैच होगा वो। तो अगर आज कोई इन्वेस्ट गोल्ड में करे एक 10-15 लाख रुपए, या फिर एक 10-15 लाख रुपए लैंड में करे, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होने वाली है आने वाला टाइम पे? तो आई आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, है ना। तो लेट्स अज्यूम कि अगले 6 महीने में आपको क्या लगता है गोल्ड का प्राइस क्या होगा? अब जिस हिसाब से जा रहा था 1.5 1.5, तो यू आर सेइंग ऑलमोस्ट 50% हाइक। 1.5x हो जाएगा मतलब। 1.5x बोल रहे हो, ठीक है। तो वे 6 महीने के अंदर आप बोल रहे हो, बट देयर इज अ चांस कि वो स्टैग्नेंट भी हो सकता है, हुआ भी है पास्ट में, प्रेग्नेंट तो हो गई, हाँ। राइट। एक टाइम पे आएगा ना ऐसा जब स्टैग्नेंट होगा। इनफैक्ट अब जो आप रिसर्च देख रहे होगे, पीपल आर सेइंग कि आप सिल्वर में इन्वेस्ट करो बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी बिगर देन गोल्ड इन फ्यूचर। तो ये हर चीज में होता है, बट आई वुड से कि it completely boils down. If you ask me personally, I only believe in 2 investments, which is gold and land, primarily, right? So all my investments are either in gold or they are in land. So when someone wants to buy, if they're wanting liquidity, वो gold में invest करे, but अगर उनको चाहिए एक steady income, एक steady growth, एक steady appreciation plus a usability of their income, then they should definitely go in for a farmland. नॉर्मल लैंड नहीं खरीद सकते मतलब अगर कोई छोटा मोटा? नॉर्मल लैंड भी आप खरीद लो, बट मैं फार्मलैंड्स में हूँ, सो आई वुड प्रमोट फार्मलैंड्स, बट इन जनरल रियल एस्टेट। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है। अच्छा, कौन सा ग्लोबल फार्मलैंड प्रोजेक्ट आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है? फार्मलैंड प्रोजेक्ट तो नहीं है, बट इट इज अ वेरी सिमिलर टू आवर लाइन्स, हॉलीडे होम्स, सेकंड होम्स के आसपास। देयर इज अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट इन मालदीव्स व्हिच इज कॉल्ड सोनेवा, and Soneva is a resort. But initially they sold their homes to investors and they've taken it back. So it's a resort theme model as we call it. Soneva is definitely one of my standard projects. अच्छा, फर्स्ट टाइम फार्मलैंड बायर के लिए सबसे बड़ा ट्रैप क्या है और उनसे कैसे बचना चाहिए? सबसे बड़ा ट्रैप है टू इन्वेस्ट विथ पीपल हु आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट दे वांट टू डू विद द फार्मलैंड। जब भी कोई आके बोलेगा आपको कि हाँ क्लब हाउस बन जाएगा, वी आर नॉट श्योर क्लब हाउस करेंगे कि ये करेंगे कि वो करेंगे, वो डेफिनेटली श्योर ही नहीं है, तो उनके साथ आप प्लीज़ इन्वेस्ट मत करिए। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर उस एरिया में प्रोजेक्ट्स हैं तब जाके आप इन्वेस्ट करिए। इंसान हो तो नहीं करना है इधर बिल्कुल नहीं, कि मतलब पहला कोई बंदा जा रहा हो तो? नॉट नेसेसरी, अनलेस आपके पास एक रियल्टर ना हो, कोई गाइड ना हो, राइट, तो आप वहाँ पे मत जाइए। अगर आप खुद से जा रहे हैं तो आप ऐसी जगह में इन्वेस्ट करिए जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। 100 बात की एक बात, एक मैंने पॉडकास्ट किया था कुछ टाइम पहले एक आईएएस ऑफिसर के साथ, तो उन्होंने मेरे को बोला था, अभिषेक, कि मुझे पता है और आपको पता नहीं है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, तो जिसको पता है उसके साथ आप चले जाइए। एब्सोल्युटली, क्यों टाइम बर्बाद करो आप। अच्छा, फार्मलैंड एज एन एसेट क्लास के बारे में कोई ऐसी बात जो लोग ज्यादातर नहीं जानते हैं? सबसे पहली बात है कि आपको कोई कैपिटल गेन्स नहीं मिलता जब आप सेल करते हो लैंड का। जैसे रेजिडेंशियल में कैपिटल गेन्स हो जाता है, यहाँ पे आप लैंड सेल कर सकते हो, आप वर्ल्ड टूर पे जा सकते हो, और मिस निर्मला आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करेंगी। बिल्कुल नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं करेंगी। अच्छा, लग्जरी फार्म हाउस बायर को डिफाइन करने वाले 3 वर्ड्स? इन्फॉर्म्ड, रिस्क टेकर, एंड समवन हु लव्स नेचर। दीज आर 3 वर्ड्स। अच्छा रवीना जी, अपन बात कर रहे थे लोग इधर उधर ट्रांसफर करके प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मतलब गुड़गांव के लोग बेंगलोर में खरीद रहे हैं, बेंगलोर के लिए गुड़गांव में खरीद रहे हैं। सो अभी पूरे इंडिया के अंदर आपके हिसाब से सबसे बढ़िया सिटी, सबसे बढ़िया जगह इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी है, जहाँ पे जिनके पास अगर पैसा है कोई इन्वेस्ट करे तो 4-5 गुना तो मिल ही जाएगा आराम से? कूर्ग,
डेफिनेटली कुर्ग। क्यों है? कुर्ग इसलिए है बिकॉज अभी जो कुर्ग का मार्केट है वो ग्रोइंग मार्केट है। और अगर आप देखो कि कोई भी जब फार्म हाउस खरीदता है वो 24/7 365 डेज वहाँ पे नहीं रहते हैं, राइट? वो कभी ना कभी वापस तो आएगा ही, और वो फार्मलैंड और वो फार्म हाउस एम्प्टी रहेगा। कुर्ग ऐसा जगह है कि 80% ऑक्यूपेंसी हो रहा है इन द लास्ट 4 to 5 years इन टर्म्स ऑफ हॉलीडे स्टेज, चाहे वो लग्जरी होटल क्यों ना हो या छोटा सा होम स्टे क्यों ना हो। तो ऐसी जगह पे जब आपका फार्म हाउस हो तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आपके रिटर्न्स क्या होंगे। और कितने रुपए में खरीदा जा सकता है फार्म हाउस कुर्ग? 1.5 करोड़ में आपको अच्छा बड़ा हाफ एकड़ लैंड विद अ विला फुली फर्निश्ड रेडी टू मूव इन मिल सकता है। कितने एकड़ का? हाफ एकड़? हाफ एकड़ विद द हाउस फुली फर्निश्ड, एंड आप डिजाइन कर सकते हो अपना घर। हमारे पास कोई स्टैंडर्ड डिजाइन नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक आर्किटेक्ट है। हम आर्किटेक्ट को आपके हवाले कर सकते हैं, आप डिजाइन कर सकते हो अपना पूरा। को बना बनाया दोगे आप? वील डिजाइन द हाउस। डिजाइन बना नहीं दो, नहीं वो कॉस्ट ट्रेडिशनल है? नहीं, इन द 1.5 CR आपको पूरा मिल जाएगा, बट विला टाइम लगेगा बनने। वहाँ पे आसपास लोग भी होंगे, मतलब आसपास होंगे या खाली होगा वो? नहीं, बिल्कुल आसपास तो लोग होने ही चाहिए, कम्युनिटी है। अच्छा, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जैसे मतलब किसी ने, मतलब किसी के पास 1 करोड़ रुपए है तो वो एक फ्लैट में इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न ले सकता है, क्योंकि उसमें भी आपको रेंट का इनकम अच्छा लग जाता है, या फिर एक फार्म लैंड में इन्वेस्ट करे, एक विला में इन्वेस्ट कर जी। 1.5 करोड़, तो वहां से आपको ज्यादा पैसा आने लग जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ ये चीज़। 1.5 करोड़ में एज अ सिटी इन बैंगलोर में आपको क्या मिल सकता है? 1000 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट, 2 बेडरूम मैक्सिमम, और उसका रेंट क्या होगा? 30-35 हजार रुपए, मेरे को 35 हजार रुपए। 20, 30, 35,000 आप रख लीजिए, 40,000 ही रख लीजिए ना। साल में आपका कितना हो गया? 4 लाख 4.5 लाख के आसपास। 5 लाख ही रख लो। उसके ऊपर आपको मेंटेनेंस भरना है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, टैक्स भरना है, बहुत सारी चीजें जो एड ऑन होते हैं। बचा हुआ पैसा आपको कितना मिलेगा? 3.5-4 lakhs आपके पास रहेगा ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.5 CR, राइट? सेम 1.5 CR जैसे मैंने कहा कुर्ग में अगर आप डालोगे तो आपके पास 20,000 स्क्वायर फीट का लैंड पार्सल मिलेगा, 2,500 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा, फुली फर्निश्ड रेडी टू मूव इन काइंड ऑफ अ होम, जो लगेगा थोड़ा सा टाइम बिल्ड होने में, बट वो हर नाइट पर नाइट 25,000 के लिए रेंट आउट हो सकता है। लोग आ रहे हैं वहाँ पे इतने? बहुत, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि 80% ऑक्यूपेंसी है डेस्टिनेशन का। मतलब आप अभी बुक करो, कल के लिए आपको रूम्स नहीं मिलेंगे कुर्ग में। दैट्स द काइंड ऑफ डेस्टिनेशन यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन। पर नाइट अगर आपका 25,000 है, आप 50% ऑक्यूपेंसी ले लो ना, 180 नाइट्स अ ईयर, 6 months ऑफ द ईयर, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना डबल हो सकता है। और इतनी छोटी सी बात तो लोगों को समझ में नहीं आ रही है। आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं इस बात को, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। मेरी जो सबसे यंगेस्ट क्लाइंट है वो 27 ईयर्स की है, उनके पास फ्लैट नहीं है बैंगलोर में, वो रेंट कर रही हैं, बट उन्होंने मेरे साथ फार्म लैंड खरीदी है। ठीक है रवीना जी, बहुत शानदार डिस्कशन हुआ आपके साथ एक। और मैंने आपको जैसे ही शुरू में बताया था कि वुमेन एंटरप्रेन्योर के साथ जब बात करते तो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वुमेन एंटरप्रेन्योर जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी, जितने ज़्यादा सशक्त होगी, उतना देश का निर्माण फास्ट होगा। Absolutely. क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ घर में है, वो घर से बाहर निकल के थोड़ा काम करना स्टार्ट करें, जो भी बंदिशें हैं वो तोड़ के बाहर आने की कोशिश करें, तो ऑटोमेटिकली देश की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी। क्योंकि हम जितने भी अब्रॉड कंट्रीज जो देखते हैं, अमेरिका चले जाओ, फिनलैंड चले जाओ, तो वहाँ पे भी वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है। वो सेम मैं चाहता हूँ कि इंडिया में भी हो। बिल्कुल। आप जैसे लोग अगर आएंगे पॉडकास्ट में, तो शायद बहुत लोगों को हिम्मत मिलेगी, और जो पॉडकास्ट देख रहे हैं वो भी चाहेंगे कि हमारी वॉइस भी बाहर आनी चाहिए। बिल्कुल। हम भी ऐसा काम कर रहे हैं, और आपको देख देख के लाखों लोग इंस्पायर होंगे मैम। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। कीप वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। आई एम ऑलवेज वॉचिंग योर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।